पुणे से राहुल बल्वे जी का, और वो जानना चाहते हैं इंडो बोरेक्स केमिकल के बारे में। इस पर नज़र है इनकी, और थोड़ा कुछ समय से पूछ रहे हैं, मुझसे शिकायत भी रही है इनकी कि अच्छा मेरा सवाल लिया नहीं आपने। तो लंबी अवधि के लिए खरीदने के लायक फंडामेंटल क्या इसमें दिख रहा है आपको? देखिए, धीरे-धीरे केमिकल्स में बड़ी सेलेक्ट बाइंग बन रही है, बहुत सेलेक्ट। लेकिन सेक्टर पे अगर एक व्यू नहीं आ पाता है तो फिर इंडिविजुअल स्टॉक में भी या तो उतना कंफर्ट नहीं रह जाता है या फिर रिटर्न का बहुत ज़्यादा लंबा रिटर्न बना पाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इंडोबोरेक्स में है ऐसा कि अभी थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अ, एक बार जब तक 200 डीएमए क्लियर नहीं कर देना, तब तक इसको नहीं लेना चाहिए। और 200 डीएमए की प्रॉब्लम आपके पास है 138-39, तो 130 आप रखें। 130 के ऊपर का क्लोज मिलता है, तो फिर आप स्टॉप लॉस ले लीजिए 115 का। तो 115 एंड 130 व्हिच इज़ अगेन आपके पास रफली 10-11% का रिस्क है। और फिर वहाँ से आपको ये ठीक रहेगा, क्योंकि अगर 200 डीएमए निकला तो रफली आपको ये 150 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो 130 20, हाँ, तो रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा नहीं बैठेगा, लेकिन फिर भी उतना तक तो बन सकता है। जी। लेकिन चूँकि इनकी नज़र लंबी अवधि के लिए है, पोर्टफ़ोलियो में रखना चाहते हैं शायद, तो क्या उस हिसाब से ये शेयर आपको दिखता है? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए ना हो सकता है कि आपको केमिकल्स में इमीडिएट रिटर्न तो नहीं मिले, लॉन्ग टर्म में मिलेगा, बिकॉज़ ऐसा भी टेक सेक्टर नहीं है। तो 3-4 साल के व्यू से आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत दिक्कत नहीं होगी। कंपनी में मैं नहीं समझता हूँ, मैं नहीं जानता बहुत कंपनी। लेकिन जो भी डेटा फाइनली मैं देख के आपको कह पा रहा हूँ, होना तो आपको अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिल जाना चाहिए। एट लीस्ट 15% वाला पर एनम का ट्रैजेक्टरी सीएजीआर मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको 2-3 साल का वेट करना पड़ेगा, और ख़ास करके ध्यान रखिएगा कि 100 के नीचे अब कभी ये बंद ना हो, वही रिक्वायरमेंट है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बायर होल्ड किया जा सकता जी। जहाँ तक कंपनी का सवाल है, तो ये तो बड़ा साफ दिखता है कि कंपनी है बड़ी छोटी है। मार्केट कैप अगर आप देखें तो बहुत छोटा है। कितने की, सिर्फ 300-400 करोड़ रुपए के आसपास की छोटी सी कंपनी है। वैल्यूएशन कोई बहुत ज़्यादा भागा हुआ नहीं है, बल्कि अपने सेक्टर में जो बाकी तमाम नाम जिनकी हम बहुत सुनते रहते हैं चर्चाएं, उनके मुकाबले तो वैल्यूएशन कम ही है। अब अगर आप टाटा केमिकल्स या से भी तुलना करने बैठें, जो अ, मतलब अपने क्षेत्र की बड़ी कंपनी है और वैल्यूएशन में शायद बड़ी कंपनियों में सबसे कम वैल्यूएशन पर है, उससे भी कम वैल्यूएशन इसका है। लेकिन अब टाटा केमिकल्स कहाँ एक बड़ा हाथी, और कहाँ ये मतलब छोटे से प्राणी हैं अभी। तो बहुत उस हिसाब से तो तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन के हिसाब से मोटे तौर पे एक यही फर्स्ट कमेंट बनता है कि हाँ, अपने सेक्टर में वैल्यूएशन इनका ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ग्रोथ कितना आ सकेगा, क्योंकि प्रॉफिट वाइज देखें तो ठीक है, एक ग्रोइंग ट्रेंड तो दिखता है कहीं ना कहीं। अगर दिसंबर तिमाही के मुकाबले मार्च तिमाही देखें तो वो थोड़ा सा मुनाफा नीचे आया है, वरना उससे पहले हमें मोटे तौर पे एक ग्रोइंग ट्रेंड दिखता रहा है। इनकी सेल्स जो है वो कहीं पर थोड़ा सा पिछले एक साल के अंदर अटकी हुई दिखी है। मार्जिन का जहाँ तक किस्सा है, तो मार्जिन में थोड़ा फ्लक्चुएशन होता रहता है, 25, 27, 28, 32, 28, इस तरह से इनका मार्जिन चल रहा है। ये सब देख करके प्राइमा फेसिया, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस आपने बहुत नहीं की है, और राहुल जी का सवाल इसके फंडामेंटल पर ही है, तो पहली नज़र में कैसा लग रहा है इसका हिसाब किताब? है। फंडामेंटल्स बहुत खराब नहीं है। फ्री फ्लोट मतलब फ्लोट भी ठीक-ठाक है। 400 करोड़ की कंपनी के हिसाब से ओवरऑल क्लोज़ली हेल्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी 60-65% तो ठीक है, ब्लॉक दिख रहा है। लेकिन प्रमोटर थोड़े बहुत स्टेक सेल कर रहे हैं। अब उसका क्यों सेल कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं, और उसका जो रिकवरी है वो कहाँ पे जा रहा है, वो समझने की बात होगी, तो फंडामेंटल ज़्यादा समझ में आएगी। क्योंकि वैसे थियरी देखा जाए तो प्रमोटर सेल कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद तो
एक तरह से डाउट क्रिएट होता है कि जाएं या एंट्री करें या ना करें। लेकिन ये भी है कि आप स्टेक सेल करके फंड रेज कर रहे हैं तो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। पैसा आपको किस चीज़ के लिए, अगर बिजनेस मेरा फोकस है, मेरा फोकस है, तो ये सब जी। फेवरेबल भी हो सकता है, लेकिन वो समझना पड़ेगा वो कंपनी कोई भी डिटेल मुझे लेकिन दिख। कोई बहुत एग्रेसिव सेलिंग तो नहीं है। आप अगर पिछले 2-3 सालों में भी देखें तो 55 साढ़े 55 के आसपास था, अभी घट करके 53% पर इनकी स्टेक है। मैनेजमेंट स्टेक पहले ही कम है, उसमें से 1.5% और मैंने दे दिया, तो दिया तो है, ऐसा नहीं है। अगर हाँ मेरा 75% रहता उसमें से अगर मैं 2-4% दे दूं फिर ठीक है, समझ में आता है मुझे। मैं खुद ही आधे के पास बैठा हुआ हूँ। मतलब वो एक रेड फ्लैग है कि इसको बहुत ध्यान में बड़ा रखिए रिस्क और है। फिर आगे सोच। अभी आप ये देखिए ना बाबा कल्याणी के साथ क्या वो देखिए, तो उस तरह से पब्लिक लिस्टेड कंपनी में 50% के आसपास का मैनेजमेंट स्टेक होना एक तरह से बहुत, मेरे ख्याल से थोड़ा रिस्क तो रहेगा, अनलेस आप जाने कि 53 का जो 63% है वो कौन से लोग हैं, कितना फेवरेबल है मैनेजमेंट के लिए, वो सब जब तक नहीं जानेंगे ये रिस्क रहता है। जी। तो फिर इनके लिए कंक्लूजन क्या है? मेरे हिसाब से सब सारी चीज एक तरफ, हर चीज को एनालाइज करने का टूल होता है, ऐसा नहीं है फंडामेंटल कौन सा इसको 10 साल के लिए लेना है कि मुझे तो नहीं लेना है कि उतना ज्यादा मैं सोचने जाऊं। ये है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी लेंगे ना तो गलती से भी थोड़ा बहुत 115 के आसपास जैसे मैंने बोला अगर मिलता है तो वहां से रिस्क कितना है, 15-17% का तो रिस्क है लॉन्ग टर्म के लिए। 100 रुपए 98 रुपए के नीचे क्लोज हुआ तो दे दीजिए, नहीं तो होल्ड कर के रखिए, 3-4 साल में अगर कुछ मिल गया तो हो सकता है आपको 15% का सीएजी या 3-4 साल में जनरेट करा दीजिए फ्रॉम 100 रुपीज। जी। तो किस तरह की आशाएं आप इसमें रख सकते हैं वो भी आपके सामने है। रिस्क कहाँ पर मैनेज करना है, एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें आपके सामने राहुल जी हैं। उसके हिसाब से आप निर्णय लीजिए और फिर साथ में खुद अपनी भी पढ़ाई लिखाई कीजिए और साथ में पेशेवर सलाह लेने का प्रयास कीजिए। उसके हिसाब से आप अपना निर्णय लीजिए।